नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाते समय हमें एक पुराने गाने के कुछ लाइनें, कुछ शब्द याद आ रहे हैं, यानी जिसमें कुछ इस तरह के शब्द हैं, नकली सूरत सामने आए, असली सूरत छुपी रहे या असली सीरत छुपी रहे, इस तरह के कुछ बोल हैं उस गाने के। यदि कुछ इसी तरह की परिस्थिति, कुछ इसी तरह के हाल है भारत के और महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर। खासकर महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है, वहां पर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसे पर्दे पर दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ, यानी उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और उसके बाद एकनाथ शिंदे जो शिवसैनिक है, विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2014 की सरकार के समय, फिर इसी शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में गठबंधन कर लिया था, सरकार में शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वही एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के कटनेता, कूटनेता जिन्हें कहा जाता है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जिन्हें श्रेय दिया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस, ये सारे जो कुछ घटनाएं हुई उसके पीछे की असली हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे की जानकारी लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर और काफी समय तक कांग्रेस के समय की राजनीति के अंदर भी शरद पवार को एक बहुत ही बड़ा राजनीति का चाणक्य माना जाता रहा है और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, और खासकर मीडिया चैनल, कई सारे मीडिया चैनल है, क्षेत्रीय मीडिया चैनल हो या राष्ट्रीय स्तर के मीडिया चैनल हो, वो अभी भी ये शरद पवार साहब को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अभी भी अध्यक्ष हैं, कुछ 83-84 के आसपास उनकी उम्र होने की संभावना है, उन्हें आज भी इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वो बहुत राजनीति के अंदर के एक बहुत बड़े चाणक्य, बहुत बड़े पहुंचे हुए, मंजे हुए नेता हैं। ये वो नेता है जिनकी हम बुराई नहीं करना चाहते, उनका सम्मान, उनके उम्र का सम्मान, उनके तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का, अनुभव का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये वही नेता है जो एक भी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल पूरे नहीं कर पाए, जिनके विधायक अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं उनके विधायक शायद ही कहीं आपको मिलेंगे। सांसद तो गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात में से तो प्रसिद्ध हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या इनकी बाजी मार ली वो जो जगह थी चाणक्य की, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हथिया ली है? कुछ इसी तरह का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के जो विधायक पहले सूरत गए, वहां से गुवाहाटी गए, वहां से गोवा गए और वहां से फिर मुंबई आए, यानी शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी ने त्यागपत्र देने के बाद लगभग 2 या 3 या 4 दिन बाद वो लोग मुंबई आए गोवा से। ये इतना बड़ा खेल रचने की जो एक लेवल होती है और इतना बड़ा समन्वय करने की भारत भर में, ये हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उस हिसाब से, यानी वो लोग महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे टॉप लीडर माने जाने वाले सर्वे सर्वा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के कि देवेंद्र फडणवीस के एकदम करीबी लोग हैं, उनके टीम के लोग हैं। ये अलग मसला है कि हमने अपने कई सारे पिछले वीडियोस में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र नाम का कोई यूनिट तो कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पर सिर्फ टीम देवेंद्र है। उस जानकारी के लिए तो आप हमारे पिछले कुछ वीडियो देख सकते हैं, हमारे काफी सारे वीडियोस में हमने उस विषय पर जानकारी दी है। खैर, जब इनका उतना स्तर या उतनी ताकत नहीं कि इतना भारत भर में वो कोऑर्डिनेट कर सके, तो फिर ये खेल हुआ कैसे? दरअसल ये बात थी कि उद्धव ठाकरे जी ने जो त्यागपत्र दिया वो क्यों दिया, उसके पीछे का मसला क्या था। जब विश्वासदर्शक प्रस्ताव साबित करने के लिए कहा गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री को, यानी उद्धव ठाकरे जी को, तो ये प्रस्ताव पर मतदान यानी वोटिंग तो बाद में होती, लेकिन दिन भर जो चर्चा होती, उसे मराठी में एक कहावत है, वाबाड़े काढणं, यानी उनके कपड़े काटे जाते, कपड़े यानी हाथों से कपड़े नहीं। विधानसभा के अंदर जो बहस होती, जो बातें होती,
उसमें जो तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ होते, या फिर जिस जिस तरह की जानकारी वहां दी जाती, जिस जिस तरह के भाषण दिए जाते, उसमें इनके तो सिर्फ आबरू और इज्जत जाने वाली बात थी, जो इन्हें कभी कबूल नहीं था। और ये इनका जो नेचर है, इनका जो एक कैरेक्टर है, और इनकी जो एक लाइफस्टाइल है, जीने की तरीका, इनकी सोच का जो तरीका है, ये सभी लोग महाराष्ट्र में जानते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय त्याग पत्र देने के। लेकिन आज जो परिस्थिति आ चुकी है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हैं, वो कहते हैं कि अभी तक हम शिवसेना में है, उनके साथ शिवसेना के 39 उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, माफ कीजिए। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर जो हालात हैं, जो कुछ चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, इस सारे विषय पर सुनवाई चल रही है, और उस सुनवाई के अंदर, उस सुनवाई के दौरान जो कुछ चल रहा है, उससे भी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को बड़ा झटका लगने की संभावना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों में से किसका काम तमाम होगा, या फिर ये दोनों का ही तो काम तमाम नहीं हो जाएगा। अब इसमें सोचने और समझने वाली बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये पूरे हालात के अंदर, इस पूरे परिस्थिति के अंदर, अगर शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, जिसके बारे में 8 तारीख यानी 8 अगस्त 2022 तक की एक सीमा रेखा तय गई थी, डेडलाइन तय की गई थी इलेक्शन कमीशन द्वारा। चुनाव आयोग ने ये जो डेडलाइन दी थी, वो तो आज समाप्त हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन पर रोक लगाई है, अभी आप फिलहाल सबमिशन ले लीजिए, जो भी इनके दावे प्रतिदावे हैं, इनकी जो भी दलीलें हैं, उसके ऊपर जो भी हियरिंग आपको करनी है, वो सब आप कर लीजिए। लेकिन इसके ऊपर आप कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे जब तक ये जो 16 विधायक हैं, इनका मामला न्याय प्रविष्ट है सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास, या फिर राज्यपाल ने जो निर्णय लिए, स्पीकर की जो इलेक्शन हुई यानी चुनाव हुआ, ये हर चीज को उद्धव ठाकरे के गुट ने या गट ने सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया हुआ है। ऐसे पूरे हालात के अंदर अगर कहीं गड़बड़ होती है तो क्या होगा, और इसी सारे परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार, जिन्हें सभी लोग अजीत दादा करके बुलाते हैं, वो अजीत दादा हर रोज पिछले 7 दिनों से ये मंत्रिमंडल का विस्तार आप कब करोगे, क्योंकि अभी तक 2 ही लोग, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। तो इस विषय पर भी कल नई दिल्ली में चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे हो, सुधीर मुनगंटीवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के कथाकथित अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है पद पे रहते हुए भी। लेकिन ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर उनकी जो चर्चा हुई, वहां उन्होंने हाईकमांड कौन है, तो एक ही व्यक्ति है, यानी जो इस सब विषय में निर्णय लेते हैं, श्रीमान अमित शाह, भारत के सम्माननीय गृह मंत्री। उन्हें इन्होंने जानकारी दी कि जनता नाराज हो रही है, अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, तो इन्हें यह बताया जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिला है 15 अगस्त 2022 के पहले। यानी कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 10 या 11 अगस्त को, यानी आने वाले 2-4 दिनों में महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। उनके जो खाते हैं, मंत्रालय के जो विषय है, इस पर भी काफी सारी चर्चा हुई है। आखिर में ये बताया जा रहा है, सूत्रों से जो जानकारी अब प्राप्त हो रही है, कि वहां पर जो उनकी फाइनल लिस्ट है, यानी फाइनल यादी कहिए, फाइनल सूची कहिए, ये तैयार हो चुकी है। 1-2 विषय के बारे में और चर्चा करना शायद बाकी होगा। और वहां पर नीति आयोग की भी बैठक थी, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री, गए हुए थे, उसमें शामिल हुए, उन्होंने भाग लिया उसके अंदर। तो ये हालात के अंदर अगर जिस तरह की अपेक्षा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस हो, या श्रीमान उद्धव ठाकरे हो, ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के लिए, फैसले के लिए, इस तरह का कोई भी फैसला आने की, यानी
एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई भी फैसला आने की कोई भी जरा सी भी संभावना नहीं दिख रही है। और इसके चिन्ह आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब एकनाथ शिंदे सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने गए थे कि उन्हें 48 घंटे की और उनके साथ 15 विधायकों को नोटिस दी गई थी डिस्क्वालिफिकेशन की डेप्यूटी स्पीकर द्वारा, तो उसका संज्ञान तुरंत सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था और उस मुद्दत को, उस समय को 2 दिन से यानी 48 घंटे से बढ़ा करके 15 दिन कर दिया था, अगर आपको याद होगा। और उस विषय पर ये लोग अपने जवाब भी फाइल कर चुके हैं। आज वहां पर स्पीकर की स्थापना हो चुकी है, वो चुन करके आए हैं, वही फाइनल निर्णय लेंगे उसके ऊपर। और जो आर्टिकल 212 है संविधान का, उस हिसाब से स्पीकर के वहां रहते हुए जो कुछ काम स्पीकर के कार्य क्षेत्र में आते हैं, उसमें तो सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, किसी भी न्यायालय का हस्तक्षेप वर्ज्य है, यानी नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि कोई भी असंवैधानिक गतिविधि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाई नहीं जाती। तो इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में इसी अगस्त 2022 के अंत के पहले ये सब तो हो जाएगा, लेकिन निर्णय ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगेगा। आने वाले समय में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ये युति करते हैं, यानी ये फिर से एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होते हैं या नहीं, इस पर भी हमने अपनी नजर बनाए रखी है। तो अब ये सारा जो भी विषय है, यानी कि किसका काम तमाम होने की संभावना है, ये तो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन का यानी चुनाव आयोग का काम उन्हें करने दिया जाएगा, स्पीकर का काम स्पीकर को करने दिया जाएगा, ऐसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्यपाल ने जो भी आदेश दिए सरकार के गठन के लिए, वो भी संविधान के दायरे में रह करके दिए हुए हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आप ही समझिए कि किसका काम तमाम हुआ, क्योंकि काफी सारे व्यक्तियों को, हमारे सारे दर्शकों को ये संभावना दिख रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि ये इलेक्शन का सिंबल जब्त हो जाए चुनाव आयोग द्वारा, वो भी हो सकता है। लेकिन उस पर आने वाले समय में क्या होगा, उस पर हमने नजर बनाए रखी है। उस विषय में भी जानकारी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। हमारे दर्शकों की फरमाइश पर हमने ये सारी जानकारियां इस वीडियो द्वारा आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है, प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी है तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।